हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है पिछले लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स की बेसिक इंट्रोडक्शन को जाना था, उसकी डेफिनेशन जानी थी, इकोनॉमिक्स क्या है, कौन कौन से वर्ड से मिलके बना है, इनके बारे में हमने जाना था। तो उससे आगे आज हम जानेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स, अब बात ये आती है कि इकोनॉमिक्स जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। किसने किया? 1933 के अंदर प्रोफेसर रैगनर फ्रिक्स ने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1933 में प्रोफेसर रैगनर फ्रिक्स ने। अब दो पार्ट कौन कौन से थे? माइक्रो एंड दूसरा मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो, इन दो पार्ट्स में डिवाइड किया। किसने? प्रोफेसर रैगनर फ्रिक्स ने। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब बात है कि माइक्रो क्या चीज़ है और मैक्रो क्या चीज़ है। माइक्रो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्मॉल, यानी इसके अंदर स्मॉल यानी छोटी इकाइयाँ, या हम ये कह सकते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं। इंडिविजुअल यूनिट्स के अंदर कौन हो सकता है? कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, सिंगल पर्सन्स की जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम कहाँ पे स्टडी करेंगे? माइक्रो के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है। उसके बाद है मैक्रो। मैक्रो नाम से स्पष्ट है, लार्ज यानी बड़ा, यानी बड़ी इकाइयों का ध्यान। अब बड़ी इकाइयाँ कौन सी होंगी? जो कंप्लीट इकोनॉमी से रिलेटेड हों। कंप्लीट यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कहाँ पे स्टडी करेंगे? हम मैक्रो के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज़ और, जो माइक्रो है इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, प्राइस थ्योरी, यानी कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। किसको? माइक्रो को, व्यष्टि को। उसके बाद है मैक्रो। मैक्रो को एक और नाम से जाना जाता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, आय तथा रोजगार का सिद्धांत। किसको कहा जाता है? मैक्रो को, यानी मैक्रो यानी समष्टि को आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर हुआ? अब ये जानना है, हमने जैसा कि कहा कि माइक्रो में हम इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करते हैं। कहाँ? माइक्रो में। अब इंडिविजुअल यूनिट्स की प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, यानी हम माइक्रो में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ या कौन कौन सी हम कह दें कार्यों का अध्ययन करते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम करते हैं, या कौन कौन सी एक्टिविटी माइक्रो के अंदर शामिल की जाती है। तो बेसिक से आपको ध्यान रखना है डिमांड। डिमांड के बारे में हम कहाँ जानते हैं? माइक्रो में। उसके बाद प्रोडक्शन के बारे में भी स्टडी करते हैं माइक्रो में। प्राइस डिटरमाइन करना है, किसी भी गुड्स का, सर्विसेज का प्राइस डिटरमाइन करना है, तो उसकी स्टडी भी हम कहाँ करते हैं? माइक्रो के अंदर करते हैं। उसके बाद है फैक्टर प्राइसिंग, यानी साधनों का कीमत निर्धारण करना है, उससे रिलेटेड जो थ्योरीज होती हैं उनकी स्टडी भी हम कहाँ करते हैं? माइक्रो के अंदर करते हैं। उसके बाद आता है वेलफेयर, यानी कल्याण, सिंगल पर्सन या इंडिविजुअल यूनिट्स का वेलफेयर कैसे हो, उनके बारे में स्टडी भी हम कहाँ करते हैं? माइक्रो के अंदर करते हैं। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को हम माइक्रो के अंदर काउंट करते हैं। अब बात आती है मैक्रो। मैक्रो के अंदर क्या क्या स्टडी होगा? जैसा कि आपको पता है मैक्रो के अंदर हम कंप्लीट इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। अब कंप्लीट इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं? जैसे ये तो सिंगल पर्सन की थी, अब उसी प्रकार कंप्लीट सभी लोगों की, जैसे हमारे देश के अंदर 120 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन है, सभी की कॉमन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का काम जो है वो हम कहाँ करेंगे? मैक्रो के अंदर करेंगे। अब उनकी प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहले नेशनल इनकम के बारे में स्टडी करना है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी करना है, मनी की थ्योरी देखनी है, जनरल प्राइस लेवल को डिसाइड करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती है उसको स्टडी करना है, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे किया जाए, क्यों होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी हम कहाँ करेंगे? मैक्रो के अंदर करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा माइक्रो में क्या स्टडी किया जाता है और मैक्रो में क्या स्टडी किया जाता है। तो हम बेसिक सा सबसे पहला जो माइक्रो का टॉपिक है डिमांड, इसको शुरू करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको हम स्टडी करेंगे। तो बात यह है कि डिमांड क्या होती है। बेसिक सा आप सभी यूज करते हो वर्ड डिमांड। डिमांड क्या चीज़ है? डिमांड एक बेसिक सा मैं आपको बता दूं, 3 वर्ड्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक होती है डिजायर, एक है डिजायर, एक होती है नीड और एक होती है डिमांड। एक है डिमांड। तीनों डिफरेंट कंसेप्ट है। डिमांड के अंदर क्या है? डिजायर्स भी है और नीड भी है, यानी इच्छा, आवश्यकता और मांग। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें डिजायर्स। डिजायर्स क्या चीज़ है? इच्छा। तो आपने ध्यान रखना है कि इच्छा तो कुछ भी हो सकती है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। पूरा किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। जैसे मैं कह दूं
कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है या मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, पूरा नहीं किया जा सकता और पूरा किया भी जा सकता है। ज़्यादा चांस ना करने के होते हैं कि उसको पूरा किया नहीं जा सकता। अब उसके बाद है आवश्यकता। जब पूरा किया जा सके उसको तो वो क्या होती है, आवश्यकता बन जाती है। जैसे मैं कह दूं मैंने घर पे एसी लगवाना है और मेरे पास एसी लगवाने के लिए मनी भी है, करेंसी भी है, पैसे भी हैं। 50,000 का एसी लगता है और 50,000 रुपये मेरे पास है भी, लेकिन मैं एसी लगवाना नहीं चाहता, तो वो मेरी क्या बनेगी, नीड। वो क्या होगी, नीड। इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता, जिसको पूरा करने के लिए हमारे पास धन नहीं है, लेकिन जो हमारी नीड्स हैं, आवश्यकता जो है उसको पूरा किया जा सकता है। ठीक है, एसी लगवाना नहीं चाहता, एसी लगवाने के लिए मेरे पास पैसे तो है ना, तो वो मेरी क्या है, आवश्यकता। लेकिन जब मैं मार्केट में जाके एसी खरीद लेता हूँ और ख़रीद के घर पे फिट करवा लेता हूँ, एसी अपने घर में लगवा लेता हूँ, तो वो क्या बन जाती है, डिमांड। जब मैंने इसमें क्या हुआ, इच्छा भी थी, उस इच्छा को पूरा करने के लिए पैसे भी थे और मैंने उस इच्छा को पूरा कर भी लिया। इन सारी चीज़ों के मेल से क्या बनी, डिमांड। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि डिमांड के अंदर क्या क्या होता है। तो आपने ध्यान रखना कि डिमांड के अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 तत्व होते हैं। इन 5 तत्वों से मिलकर क्या बनती है, डिमांड बनती है। सबसे पहले क्या है, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। किसके अंदर, डिमांड के अंदर, वो तभी डिमांड बनेगी। इच्छा, जो गुड्स, जैसे मैंने एसी खरीदना है तो एसी की मेरी इच्छा थी, पहली चीज़ ये। दूसरा, उस इच्छा को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, धन, धन भी चाहिए। दूसरा, धन होना चाहिए। तीसरा, उस धन को खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए कि मैं उस धन को खर्च कर सकूं। चौथा, मात्रा, क्वांटिटी कितनी लेनी है, उस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना होगा। और लास्ट है 5वां, समय। अब एसी की जरूरत गर्मी में है ना कि सर्दी में, तो समय का भी बहुत बड़ा रोल है किसके अंदर, डिमांड के अंदर। तो आपने ध्यान रखना है डिमांड के अंदर ये 5 एलिमेंट्स होते हैं, इन 5 से मिलकर बनती है क्या, डिमांड। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ डिमांड की, यानी जो डिमांड है वो कितने प्रकार की होती है। तो आपने ध्यान रखना है बेसिक सा, डिमांड जो है वो 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स की क्या होती है, डिमांड। सबसे पहले है प्राइस डिमांड, यानी कीमत डिमांड। ओके, जो डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करे, प्राइस के ऊपर, यानी डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, वो क्या कहलाएगी, प्राइस डिमांड। उसके बाद आता है इनकम डिमांड, आय, मांग। ये क्या होती है, जो इनकम पे डिपेंड करे। जैसे डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ इनकम, जो इनकम पे डिपेंड करे वो क्या होगी, इनकम डिमांड। उसके बाद है क्रॉस डिमांड, आड़ी मांग। अब आड़ी मांग क्या है, जो मांग दूसरी वस्तु की कीमत पे डिपेंड करे उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस डिमांड या आड़ी मांग। जैसे मैं कह दूं डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ वाई, यानी दूसरी रिलेटेड गुड्स की प्राइस पे डिपेंड करे। जैसे कोक और पेप्सी का आपस में रिलेशन है ना, अब जैसे कोक की जो डिमांड है ना वो पेप्सी की प्राइस पे डिपेंड करती है। जैसे कंप्लीमेंट्री गुड्स भी होती हैं, कार और पेट्रोल। अब कार की जो डिमांड है ना वो किस पे डिपेंड करती है, पेट्रोल की प्राइस पे डिपेंड करती है। तो वो डिमांड कौन सी होगी, क्रॉस डिमांड। ओके, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड, 3 प्रकार की डिमांड होती है। उसके अलावा जो डिमांड है वो उसके हम कह सकते हैं कि डिमांड, ये तो टाइप्स थे 3 प्रकार के, इसके अलावा भी डिमांड डिफरेंट और टाइप्स की भी होती है। जैसे मैं कह दूं ज्वाइंट डिमांड, ज्वाइंट डिमांड, ज्वाइंट डिमांड यानी जिसको हम ये भी कह सकते हैं, जैसे ज्वाइंट डिमांड कौन सी होगी, लाइक अगर हम बात करें टी बनानी है, चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए हमें इकट्ठे रूप से, ज्वाइंट रूप से कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, मिल्क की पड़ेगी, मिल्क के बाद हमें ये कह सकते हैं शुगर की पड़ेगी, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मिलकर क्या बनती है, चाय बनती है। ओके, तो वो क्या है, ज्वाइंट डिमांड है, उनकी इकट्ठी डिमांड की जाती है। ठीक है, उसके बाद है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड कौन सी होगी, जैसे हमने मिल्क की डिमांड की तो मिल्क से क्या क्या बना सकते हैं, वो क्या होगी हमारी कंपोजिट डिमांड। उसके बाद डायरेक्ट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड क्या होगी, अब डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष मांग, हमने जैसे दूध है वो पीने के लिए यूज करना है तो वो डायरेक्ट डिमांड है।
ठीक है, जैसे हम कहते हैं मिठाई स्वीट्स खरीदनी है तो खुद उसको कंज्यूम कर रहे हैं। जब खुद कंज्यूम करने के लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए जिस गुड्स को मार्केट से खरीदा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। उसके बाद आता है डिराइव्ड यानी व्युत्पन्न मांग। ये क्या होता है, जब किसी गुड्स की डिमांड हम किसी दूसरी गुड्स को बनाने के लिए करते हैं। लाइक जैसे मैं बात करूं, कोई भी दूसरी गुड्स बनानी है, जैसे हमने बनाना है जूस, गन्ने का जूस, और गन्ने का जूस बनाने के लिए हमें क्या किस चीज़ की डिमांड करनी पड़ेगी, गन्ने की। चीनी बनानी है, चीनी बनाने के लिए किसकी डिमांड होगी, गन्ने की। तो इस प्रकार किसी दूसरी गुड्स को बनाने के लिए जिस गुड्स की डिमांड की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड डिमांड। जैसे फैक्टर की डिमांड होती है वो डिराइव्ड डिमांड होती है, जब किसी गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तभी फैक्टर की डिमांड बढ़ती है। ओके, तो ये था डिमांड के बारे में जो मैंने आपको बताया। बेसिक सा आप सभी को पता चल गया होगा कि डिमांड क्या होती है। अब उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और आता है, वो है लॉ ऑफ डिमांड। वो क्या है, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। मांग का नियम ये क्या होता है, वैसे आपको ध्यान रखना है जो हमारी डिमांड है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला क्वेश्चन, डिमांड जो है एक्स की वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। बेसिक सा, एक तो प्राइस, दूसरा इनकम, तीसरा रिलेटेड गुड्स की प्राइस, चौथा टेस्ट, पांचवा फैशन, और आगे है पॉपुलेशन। इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है क्या, डिमांड डिपेंड करती है। बट अदर थिंग्स तो रहें कांस्टेंट। अदर थिंग्स यानी प्राइस को छोड़ के अदर थिंग्स तो क्या रहें, कांस्टेंट, यानी अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, प्राइस इंक्रीज देन डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज देन डिमांड इंक्रीज। क्लियर हुआ, अन्य बातें समान रहने पर कीमत के कम होने पर मांग बढ़ती है और कीमत के बढ़ने पर मांग कम होती है। इसको हम क्या कहते हैं, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, प्राइस डिक्रीज देन डिमांड इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज देन डिमांड डिक्रीज, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। यानी प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। जब अदर थिंग्स क्या रहें, सेम, ना तो इनकम में चेंज आए, ना रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज आए, ना टेस्ट में चेंज आए, ना फैशन में, ना पॉपुलेशन में, किसी भी चीज़ में चेंज ना आए, वो सेम रहें, तो प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर हुआ। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, आगे का हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि, और घंटी का बटन दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके।